उत्तराखंड में आज से लेकर अगले 3 दिन तक मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है बारिश का। कल और आज यानी 6 जुलाई को गढ़वाल, 7 जुलाई और 8 जुलाई को कुमाऊं क्षेत्र में मौसम विभाग ने भारी बारिश और कहीं-कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। 29 जून को उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दी थी और तब से लगातार मैदान से लेकर पहाड़ तक आफत की बारिश हो रही है। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग का है। हालांकि अभी भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जनजीवन अस्त-व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 दिन भारी बारिश हो सकती है कई इलाकों में और इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए मानसून सीजन के मद्देनजर सड़कों का हाल कैसा रहेगा, आपदा प्रबंधन विभाग मुस्तैद रहेगा, ये तमाम चीजें भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। और वहीं उत्तराखंड में मानसूनी आपदा को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। उत्तराखंड सरकार ने 30 सितंबर 2022 तक राज्य में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। बिल्कुल, मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में, जिलों में अधिकारियों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और बड़े पैमाने पर जितने भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें छुट्टी नहीं लेने के निर्देश हैं, क्योंकि यही वो वक्त है जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है पहाड़ में रहने वाले लोगों को, तमाम जिलों को। देहरादून से पंकज राणा संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या है मौसम का हाल, क्योंकि एक बार फिर से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 4 दिनों तक भारी बारिश कई इलाकों में हो सकती है। जय, देखिए बादल छाए हुए हैं और रात हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सही साबित होने वाला है। आज से लेकर आज से और 8 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर अगर पर्वतीय जिलों की बात की जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कल से 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो अलर्ट है वो कुमाऊं क्षेत्रों में किया गया है और इसमें पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा और अन्य जिले इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में थोड़ी और मुसीबतें उत्तराखंड में लोगों की बढ़ेंगी। इस लिहाज से सरकार ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है। सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टी 30 सितंबर तक रद्द कर दी है। बहुत ज्यादा परिस्थितियां होंगी तो उसी के हिसाब से कर्मचारियों को छुट्टी देगी, लेकिन उसके लिए जो संबंधित अधिकारी होंगे, विभाग के अध्यक्ष होंगे, वो जिम्मेदार होंगे, उनके लिए एक उसी स्थान पर दूसरे कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो इस तरह के प्लान सरकार ने तैयार कर दिया है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जिस तरह से भूस्खलन से कई जगह सड़कें ब्लॉक हैं, उससे भी लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि एनएच जो राष्ट्रीय हाईवे हैं उनको खोलने के लिए त्वरित तौर पर जेसीबी और अन्य साधन तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन ग्रामीण मार्ग जो लिंक मार्ग होते हैं वो अभी भी बंद है। तकरीबन 150 से ज्यादा ग्रामीण मार्ग अभी भी बंद है, तो उनको खोलने का काम जारी है। ऐसी स्थिति को देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिन यानी कि आज, कल और परसों 3 दिन भारी बारिश होती है तो लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है क्योंकि 4 धाम यात्रा इस वक्त चल रही है और पर्यटन विभाग अपने स्तर से प्लान तैयार कर रहा है। तो पर्यटन विभाग ने भी तमाम जो लोग हैं 4 धाम यात्रा पर आने वाले लोग हैं उनसे अपील की है कि यदि वो 4 धाम यात्रा पर आना चाह रहे हैं बरसात के मौसम पे, तो वो आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम और पर्यटन विभाग का जो एक टोल फ्री नंबर है उस पर फोन करें और उस पर जानकारी लें कि रास्तों की स्थिति क्या है और मौसम किस तरह का बना हुआ है। तो इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और आज से लगातार बारिश का सिलसिला जारी हो जाएगा। 29 तारीख से उत्तराखंड में मानसून पहुंच गया था, उसके बाद से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त भी बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चमोली में हो रही मूसलाधार बारिश से बेजुबान भी बेहाल हैं। एक गाय मंदाकिनी नदी में गिर गई और मामले की जानकारी एसडीआरएफ की टीम को लगी तो तुरंत वहां पर टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए पहुंची। काफी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सका, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के लिए तो परेशानी है, बेजुबानों के लिए भी परेशानी है, क्योंकि वो नदियों के किनारे चारा के लिए चले जाते हैं और उस वक्त देखिए एक गाय वहां पर फंस गई। मंदाकिनी नदी में गाय जा गिरी, हालांकि उसका रेस्क्यू किया गया। और उधर 2016 में कांग्रेस के अंदर हुई गुटबाजी रह रहकर नेताओं की जुबान पर आ जाती है। प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से उस घटनाक्रम का जिक्र किया।
बिल्कुल, और इसके बाद तो कांग्रेस खेमे में मानो खलबली सी मच गई। अब मामले को शांत कराने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष को सामने आने पड़ा है। दो 2016 में जो घटनाक्रम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो दंश आज भी हमको झेलना पड़ रहा है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके की अगर कोई बात है तो उसको पार्टी फोरम में रखना चाहिए। सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से जब चीज़ें बाहर जाती हैं तो कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता, उसका मनोबल टूटता है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह के बयान से कांग्रेसी खेमे में खलबली है। प्रीतम सिंह का बयान खुद उनकी ही पार्टी के खिलाफ है। प्रीतम सिंह कह रहे हैं 2016 में कांग्रेस खेमे में हुई बगावत ने पार्टी को सबसे ज्यादा कमजोर किया था। वही इस गलतफहमी में ना रहे कि मेरी वजह से जो है हार जीत हो रही है, और अगर ऐसा होता तो हम 2002 में जो है पहली सरकार बनी, कभी हम बाहर नहीं होते, सरकारी में रहते। हाँ, ये जरूर है कि 2016 में जो घटनाक्रम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो दंश आज भी हमको झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी उसकी वजह से कमजोर हुई है। साल 2016 में कांग्रेस में अब तक सबसे बड़ी फूट हुई थी। बगावत के चलते हरीश रावत की सरकार अस्थिर हो गई थी। प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से 2016 के जख्मों को कुरेदा तो हरीश रावत का दर्द छलक पड़ा। प्रीतम सिंह के बयान के बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हरीश रावत ने अपने पोस्ट में लिखा, हमारी कुछ साथी व्यक्तिगत गुस्से में इस मामले को मुझसे नाराजगी का परिणाम बताकर भाजपा को दोषमुक्त कर रहे हैं। हरीश रावत ने अपने पोस्ट में लिखा, कोई कभी मेरी व्यथा पर भी तो विचार कर लिया करो। मामला इस कदर बढ़ गया कि इस बीच बचाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को जवाब देना पड़ गया। करण माहरा ने कहा कि पार्टी के मतभेद पार्टी फोरम में ही रखने चाहिए। हमारे यहाँ कांग्रेस में किसी को बात करने से नहीं रोका जा सकता, ना ही किसी को बाधा जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, और मैं स्वयं भी उनसे मिला भी हूँ और मैं मिलने वाला भी हूँ दोबारा, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके की अगर कोई बात है तो उसको पार्टी फोरम में रखना चाहिए। सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से जब चीज़ें बाहर जाती हैं तो कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता, उसका मनोबल टूटता है। तो मैं उनसे निवेदन ही कर सकता हूँ, दोनों ही मेरे सीनियर हैं। पार्टी अध्यक्ष नेताओं को नसीहत तो दे रहे हैं, मगर लगता नहीं है उनकी इस नसीहत का पार्टी नेताओं पर कोई फर्क पड़ने वाला है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट देखी आपने। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर वोटों के ध्रुवीकरण करने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। माहरा ने कहा कि भाजपा देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कर रही है। उदयपुर की घटना और हाल में नजदीक में चुनाव होना और घटना घटित होने के बाद ये सामने आना कि वो मुस्लिम युवक भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा का सदस्य है और उसके वहाँ के बीजेपी के बड़े नेताओं से नज़दीकी संबंध हैं, इसके लिए आपके माध्यम से जनता तक मैं अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कहने से, उकसाने से अपने देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हमको नहीं होने देना चाहिए। और वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। यूसीसी के लिए गठित की गई नई कमेटी ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। देखिए, दिल्ली में कमेटी की पहली बैठक हुई। हालांकि बैठक में कुछ ज्यादा बातचीत तो नहीं हुई, मगर जल्द ही दूसरी बैठक भी होने जा रही है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है।
इसी को लेकर दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई। कमेटी की पहली मीटिंग थी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अध्यक्ष के नेतृत्व में बुलाई गई थी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर के जो कमेटी बनाई गई है उसकी पहली बैठक आप हुई है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो बैठक की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने किया है। वो 2.5 घंटे ये बैठक चली जिसमें तमाम सारे सदस्यों के साथ बातचीत की गई कि किस तरीके से आगे उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया जाए। चूंकि ये पहली बैठक थी जब से कमेटी का निर्माण हुआ है, इसमें तमाम सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई कि क्या क्या पॉइंट्स रखे जाएँ, किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। कमेटी की पहली मीटिंग में ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। अब 14 या 15 जुलाई को कमेटी की दूसरी बैठक हो सकती है। ये हमारी पहली मीटिंग थी, सब मेंबर्स आए थे, प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ है, बस अभी दूसरी मीटिंग हो जाएगी शायद 1 हफ्ते के बाद। नहीं, ये तो बस जस्ट प्रिलिमिनरी प्रोसीजरल एस्पेक्ट ज़्यादा डिस्कस हो गए हैं, तो सीएम से जाने तक कुछ जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। रंजना प्रकाश देसाई कमेटी के अध्यक्ष बनाई गई। यह कमेटी राज्य में नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों की जांच करेगी। इस दौरान विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकारी से संबंधित मामलों पर अध्ययन किया जाएगा। तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 14 और 15 जुलाई को तय की जा रही है जब फिर से तमाम सारे सदस्य बैठेंगे और बातचीत करेंगे कि कैसे आगे उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए और क्या कुछ इस कानून के अंदर रखा जाए। कैमरा विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सीएम धामी का बयान आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस पर हमने नई सरकार के गठन के तत्काल बाद ये निर्णय लिया था कि हम इसमें कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी का गठन हो गया है और कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अब नए सिरे से संगठन को मजबूत करने की तैयारी में है। बिल्कुल, और इसके लिए प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और इसी महीने के आखिर से आम आदमी पार्टी प्रदेश में बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिखाई देगी। जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड में हम अभी जो पार्टी में चुनाव लड़े और उसके अलावा जो पुराने और वरिष्ठ लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो राजनीतिक कार्य को जानते समझते हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दे करके, उनको पद आवंटित करके और उनको फील्ड में इस काम में लगा रहे हैं कि संगठन के गठन के साथ साथ बूथ स्तर तक पार्टी की पहुंच बने। और विकास नगर में वन माफिया की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वन माफिया जंगल से अवैध रूप से लकड़ियां काटते हुए नजर आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि वीडियो ग्रामीणों ने बनाया है और ग्रामीणों का आरोप है कि वन माफिया जंगल में हरे भरे पेड़ों पर आरिया चला रहे हैं। साथ ही जंगल में ही पेड़ों को काटकर उन्हें लट्ठे उनके तैयार किए जाते हैं और ये वीडियो चक्राता वन प्रभाग का बताया जा रहा है। जो मर्जी कर, हाँ, जो मर्जी मेरा पूरा जो कर रखा नहीं ड्रामा ये सब। और अब खबर बलिया से है, जहां बलिया में एक सरकारी जूनियर हाई स्कूल के छात्र और छात्राओं के जान जोखिम में डालकर बाउंड्री को फांदकर स्कूल में दाखिल होने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया ये जा रहा है कि स्कूल का मेन गेट बंद था, ऐसे में बच्चों ने स्कूल की दीवार फांदकर स्कूल के परिसर में दाखिल हुए। जब मामला अधिकारियों के सामने आए तो उन्होंने जांच की बात कही है। यूपी के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की बदहाल व्यवस्था कैसी है, इसकी हकीकत देखने को मिली बलिया के एक स्कूल में। वहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल की बाउंड्री को फांदकर स्कूल के परिसर में दाखिल होते दिखाई दिए, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल का गेट समय से नहीं खुला था। जब ये सवाल बलिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। मैं इस चीज़ को देखवाता हूँ कि विद्यालय की स्थिति क्या थी, समय क्या रहा होगा, इसकी जानकारी करके आपको हम बताएंगे कि अध्यापक समय से आए थे कि नहीं आए थे। अगर ऐसी बात होगी तो अध्यापक के खिलाफ
उसको स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि क्या कारण है कि बच्चे बाउंड्री को आंतर विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। दरअसल ये मामला बलिया के मुजही के जूनियर हाई स्कूल का है, जिसकी 4 दीवारी फांदकर बच्चों के परिसर में दाखिल होने का वीडियो वायरल हुआ था। क्योंकि स्कूल की बाउंड्री काफी ऊंची है और ऐसे में जरा से भी चूक होती है तो बच्चों को चोट लग सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, करीब 2 साल बाद 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार है इसका। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा में मोदी योगी के साथ बुलडोजर की छाप भी नजर आएगी। सहारनपुर में इन कपड़ों की इतनी ज्यादा डिमांड है कि कारोबारियों को दिन रात काम करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व है। शिव की आराधना और पूजा पाठ के लिए ये महीना काफी पवित्र माना गया है। हिंदुओं की धार्मिक आस्था के इस महीने में कांवड़ यात्रा का अपना महत्व है, जो 14 जुलाई से शुरू होने जा रही है। 2 साल बाद यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह है। वो कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग तरह की टी-शर्ट पहनकर शिव की आराधना के लिए निकलते हैं। लेकिन इस बार उनमें सीएम योगी और पीएम मोदी की फोटो छपी टी-शर्ट पहनने की ज्यादा होड़ है। मोदी योगी के काम की वजह से मोदी योगी की टी-शर्ट में बड़ी उत्सुकता लेने की, और अब की बात पूरी ट्रेंड में है। और बाबा का बुलडोजर छपी हुई टी-शर्ट बहुत चल रही है और योगी की टी-शर्ट बहुत चल रही है। यूपी में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है, लोगों के दिलों में बाबा का बुलडोजर छा गया है। कांवड़ियों में जिसका क्रेज इतना बढ़ गया है कि वो योगी और बुलडोजर की तस्वीर वाली टी-शर्ट की एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। भैया सरकार है तो देखो बिकता तो है ही, जब जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा तो नहीं है। और सरकार पता है वैसे भी इस टाइम बीजेपी है तो चलना ही वही है और बहुत अच्छा करती है सरकार। जो भी कर रही है सरकार ने हमारे लिए जो भी कदम उठाने सारे अच्छे ही उठाने हैं, कोई गलत तो है नहीं। पीएम मोदी, सीएम योगी के अलावा बुलडोजर की तस्वीर वाले कपड़ों की इतनी डिमांड है कि दूसरे राज्यों से ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम हो रहा है। इस साल मोदी योगी और बुलडोजर की टी-शर्ट ज़्यादा चल रही है, जिसपे बुलडोजर बना हुआ है। और इस साल इसकी बहुत ज़्यादा बम्पर सेल है। माल भी पूरा नहीं हो पा रहा है। गाहक जो है सैलाब की तरह उतर रहा है। बाज़ारों के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, माल भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इस कदर ऑर्डर है। इस साल का सीज़न बहुत ज़्यादा बम्पर जाना है। और 2 साल से जैसे आप देख रहे हैं कि टी-शर्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं बिकी है। जिस तरह कांवड़ यात्रा नहीं चली, तो इस साल बहुत ज़्यादा बम्पर उम्मीद है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, कपड़ों के व्यापारियों को 150 करोड़ से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है। एबीपी गंगा के लिए सहारनपुर से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।